हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कुछ ऐसी रहस्यमयी आत्माएं, कुछ ऐसे जिन जिन्नात रहते हैं जिनको हम अपनी आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन जब वो चाहें वो हमको देख सकते हैं, या फिर जब वो चाहें वो अपने आप को हमको दिखा सकते हैं। और जिनका भी पाला जिन और जिन्नात से पड़ा है, उनकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी है। वो बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं जिनमें वो लोग वापस आ जाते हैं। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो जिनजादी पे होने वाली है, जो जिन्नात का फीमेल वर्जन होता है। ये जो स्टोरी होने वाली है वो मेरे एक सब्सक्राइबर के दोस्त के साथ हुई सच्ची घटना पे आधारित होने वाली है। अगर आपकी कोई ऐसी हॉरिबल स्टोरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम या फिर ईमेल भी कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये स्टोरी शेयर करने वाले का नाम है जावेद और उसका जो दोस्त होता है उसका नाम है फैसल। सो ये स्टोरी हम लोग जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। मेरा नाम जावेद है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो मेरी नहीं, मेरे दोस्त फैसल की है। मेरा दोस्त फैसल जो बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़का था, उसकी आवाज़ में जैसे जादू था। हम सभी दोस्त जब भी मिलते तो अक्सर उसे गाना गाने की जिद करते थे, क्योंकि जब वो गाना सुनाता था एक अलग सा ही सुकून मिलता था उसकी आवाज़ में। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा गाना गाता था। इसी तरीके से टाइम बीतता गया। अब हम लोग छोटे से बड़े हो चुके थे। मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। मेरे अंकल का उस दिन फ़ोन आता है। अंकल मुझे बताते हैं कि दिल्ली में तुम्हारी जॉब लग गई है। मैं सबको अलविदा कहकर चला जाता हूँ। अब धीरे धीरे इसी तरीके से 1 साल हो गए थे। धीरे धीरे करके सबसे बातें भी कम हो गई थी, यहाँ तक कि फैसल और मेरी बात बहुत मुश्किल से हो पाती थी। इतना टाइम ही नहीं मिलता था हम दोनों को कि हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर सकें। लेकिन 1 साल बाद कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। एक तरफ मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख था कि मेरी जॉब छूट रही थी, लेकिन वहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अब मैं वापस से अपने दोस्तों के पास जाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे 1 साल बाद मैं अपने बचपन के दोस्त फैसल से मिलने वाला था। मैंने उसे ना ही कॉल किया था और ना ही किसी जरिए से उसको पता लगने दिया था कि मैं वापस से हैदराबाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था उसको मैं सरप्राइज़ दूंगा। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है, सो आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। अगर आप एक पार्ट भी इस स्टोरी का मिस करते हो तो आपको हो सकता है कि पूरी स्टोरी समझ में ही ना आए और मैं हैदराबाद वापस चला आता हूँ। जब मैं फैसल के घर उससे मिलने के लिए जाता हूँ तो उसकी अम्मी का कहना था कि वो अपने पापा के साथ अपनी नानी के वहाँ चला गया है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके 3 महीने बीत जाते हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हैदराबाद में हूँ और फैसल को ये हो नहीं सकता कि मालूम ना हो, लेकिन फैसल फिर भी मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा था। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि फैसल 3 महीने के लिए अपनी नानी के यहाँ गया हो। अक्सर वो 1 से 2 दिन में वापस आ जाता था अपनी नानी के यहाँ से। एक रात मैं अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। फैसल का घर मेरे घर के ठीक सामने था। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी फैसल के घर के सामने आके रुकती है और उसमें से फैसल और उसके पापा निकलते हैं। फैसल के पापा और फैसल दोनों लोग घर में चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त मैं अच्छे से फैसल को देख नहीं पाता हूँ। मैं एक्साइटमेंट में फैसल को आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि फैसल तक मेरी आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही थी। मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ तो मैं फैसल को देखता हूँ तो फैसल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितने टाइम से बीमार हो। ये देख के मेरी बोलती नहीं निकलती है और वो फैसल अपने घर में चला जाता है। सुबह होती ही मैं फैसल के घर पे आ जाता हूँ। फैसल को एक कमरे में बंद किया हुआ था और मुझे फैसल से मिलने की इजाज़त ही नहीं मिलती है। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ टाइम में मुझे समझ में आ जाता है कि वक्त ज़ाया करने का अब टाइम नहीं है। हो न हो कुछ फैसल के साथ गलत हो रहा है। अब मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात होती है, जिस कमरे में फैसल को बंद किया गया था, मैं उसकी खिड़की खटखटाने लगता हूँ और इस बार वो खिड़की फैसल ने खोली होती है। फैसल से मैं पूछता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है और क्या हुआ है तुम्हें क्यों इन लोगों ने बांध कर रखा हुआ है। मैंने फैसल से पूछा कि तुम्हारी फैमिली वाले मुझे तुमसे क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं और तुम इतने टाइम से ना ही मुझसे कोई कांटेक्ट कर रहे हो, ना ही फ़ोन ना ही कॉल। आखिर में हुआ क्या है। फैसल मुझे बस घूरे जा रहा होता है और कुछ टाइम बाद फैसल एक वर्ड बोलता है कि जावेद तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो गाड़ी आ जाएगी। इतना कहने के बाद फैसल ने खिड़की बंद कर ली होती है। मैं वहाँ से चुपचाप से अपने घर वापस आ जाता हूँ। लेकिन उस रात मैं पूरी रात फैसल के बारे में सोचता हूँ। फैसल के ऐसे हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे थे।
मैं फैसल से मिलने के लिए और बेताब होने लगा। सुबह होते ही मैं फैसल के घर पे फिर से जाता हूँ। वहाँ की खिड़की में फिर से खटखटाता हूँ, लेकिन इस बार वहाँ से कोई नहीं आता है। मैं वापस से अपने घर आने लगता हूँ, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि फैसल के अब्बू फैसल को लेके घर की तरफ आ रहे होते हैं। फैसल को जैसे ही कमरे में ले जाके उसके अब्बू बंद करते हैं, मैं विंडो के पास गया और नॉक किया। इस बार फैसल ने विंडो खोली और मैंने कहा, तुम कहाँ चले जाते हो और ये सब क्या हो रहा है? और इस बार फैसल के हाथों में तावीज़ और गले में भी तावीज़ थी। वो बहुत डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा, जावेद तुम रात में मत आया करो, वरना वो गाड़ी वाली औरत को पता चल जाएगा। मैं फैसल से पूछना चाह रहा था कि कौन है वो गाड़ी वाली औरत, लेकिन इतने में ही फैसल ने अपनी खिड़की बंद कर ली होती है और मैं फिर से वापस अपने घर आ जाता हूँ। लेकिन रात के करीब 1 से 2 बजे फैसल के घर से फैसल की बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं जल्दी से फैसल के घर पे पहुंच जाता हूं और उतने में मैं देखता हूं कि फैसल के घर में पहले से ही कुछ लोग होते हैं। उनमें से 2 मौलवी होते हैं और वो कुछ तावीज़ पढ़ रहे होते हैं, जिससे फैसल को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जैसे ही फैसल शांत होता है और जब वो मौलवी उसके घर से चले जाते हैं, तो मैं फैसल के घर वालों से पूछता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। इतने में ही फैसल की अम्मी रोने लगती हैं। उन्होंने कहा, जब तुम नहीं थे तो फैसल रात में वॉक करने के लिए अकेले बाहर निकला था और गाना गा रहा था। उतने में एक गाड़ी आई और उसमें से बहुत खूबसूरत हाथ बाहर निकला। उसने कहा, तुम्हारी आवाज़ में जादू है। ऐसी आवाज़ जिसने मेरा रास्ता रोक दिया। फैसल को चाहत हुई उस औरत को देखने के लिए, पर वो औरत इतना ही कहकर चली गई थी और फैसल बस उसी के बारे में दिन रात सोचता रहा और उससे मिलने की उम्मीद में रोज़ रात में जाने लगा, लेकिन वो औरत ना मिली। एक रात फैसल को फिर वो गाड़ी दिखी। फैसल झट से उसके पास गया और कहने लगा, तुम कहाँ थी, तुम कौन हो और अपना चेहरा दिखाओ। ये औरत ने कहा, मुझे कोई भी ऐसे ही नहीं देख सकता है। फिर उसने कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ दिखाऊंगी। और फैसल चल पड़ा। उसके घर जाते ही फैसल ने देखा तरह तरह के फल, चांदी के बर्तन और बहुत आलीशान घर। फिर वो औरत फैसल को अपने रूम में ले आई और कुछ टाइम बाद उसे वही जगह पे छोड़ के चली गई। जैसे ही फैसल गाड़ी से उतरा, मानो उसे कुछ याद ही न था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी रोड पे उसी जगह पे खड़ा है। बस उसको इतना याद रहता है कि एक गाड़ी रुकी थी, उस गाड़ी में बैठ के कब कहाँ गया ये भी उसको याद नहीं रहता। यहाँ तक कि वो किस रास्ते से गया होता है वो भी उसको याद नहीं रहता है। लेकिन फैसल अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। अगली रात फैसल फिर उस औरत का इंतजार करने लगा और ऐसे ही 3 दिन तक चलता रहा। फैसल उसके साथ जाता तो था, लेकिन वो कहाँ जाता है और कौन से रास्ते से जाता है ये उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। और वहाँ से आने के बाद फैसल को बहुत कमज़ोरी भी लगती थी। एक बार वो फैसल देखता है कि उस औरत के पीछे 2 लंबे लंबे आदमी खड़े हैं, जिनकी शक्लें बहुत ही डरावनी थी और वो दरख्त के इतने लंबे थे। फैसल उस टाइम तो कुछ नहीं समझ पाता है और वो घर वापस चला आता है। लेकिन अब फैसल को कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि आखिर में कौन है ये औरत जो सिर्फ और सिर्फ रात में मिलती है। फैसल ने फैसला किया कि अब वो उस औरत से उसका नाम पूछेगा और घर जाते ही फैसल ने उस औरत से उसका नाम पूछा। उस औरत ने अपना नाम राहत बताया और फैसल से कहा कि तुम मुझसे निकाह कर लो। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को रोक ना सका और मैं निकाह का वादा कर लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कोई मर्द हैं, और उसने कहा कि जो तुमने उस दिन देखा था वो मेरे 2 भाई थे जो तुम्हें देखना चाह रहे थे। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये कैसे भाई थे, लेकिन इस बार की सारी बातें मुझे याद रहती है कि मैंने उससे निकाह करने का वादा किया हुआ है। अब बात निकाह की थी तो मैंने सोचा कि ये सब बातें अम्मी को बताना ज़रूरी है। शुरू से आखिरी तक मैं सब कुछ अपनी अम्मी को बता देता हूँ। लेकिन अगले दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरी अम्मी मुझे एक तावीज़ ला कर देती हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरे पीछे जिन ज़ादी पड़ी हुई है। इसी वजह से दिन ब दिन मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। मैं पूरे 3 दिन बाद उस रास्ते पे फिर जाता हूँ वॉक करने के लिए, और मैं सामने देखता हूँ तो वही औरत
खड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो मुझसे पूछे जा रही थी कि तुम 2 दिन से कहाँ थे, मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार यहीं पे कर रही हूँ। और वो जिनजादी मुझसे कहती है कि जो तुमने ताबीज़ पहनी है उसको निकाल कर फेंक दो। अब मुझे अपनी अम्मी की सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होती हैं। मैं वहाँ से तुरंत से अपने घर पे चला जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे अम्मी की सारी बातें याद आने लगी। राहत मुझसे कह रही थी, वो जिनजादी उससे कह रही थी तुम शादी वाली कसम पूरी करो। लेकिन मैं वहाँ से जल्दी से अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। एक बार फैसल अपने आप ही न जाने कैसे रात के वक्त बाहर जाने लगा। हम सब उसको रोक रहे थे, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुआ था कि राहत मेरा इंतज़ार कर रही है। वो देखो, वो मेरे पास में ही खड़ी हुई है, मुझे जाने दो। और वो खुद को चोट पहुंचाने लगा और फिर अचानक से बेहोश हो गया। हम लोगों ने फैसल को 3 महीने के लिए नानी के घर पे भेज दिया होता है, क्योंकि मौलवी साहब ने कहा था कि 3 महीने बाद इसका असर कम हो जाएगा। जब वो जिनजादी फैसल को नहीं देखेगी तो धीरे धीरे करके उसको भूल सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं भूलेगी। हाँ, इतना होगा कि उसका असर कम पड़ जाएगा, जिससे हम लोग दुआ ताबीज़ करके फिर ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने फैसल को पूरे 3 महीने के लिए उसकी नानी के यहाँ भेज दिया होता है। फैसल की अम्मी ने बताया कि ये पहली रात थी और ये अभी 2 रात तक और चलेगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अगली रात फैसल की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब उसको पहले से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और वो पागलों की तरह हरकतें भी कर रहा था। 2 घंटे तक दुआ ताबीज़ चली और फैसल बेहोश हो गया। मौलवी साहब ने कहा कल आखिरी दिन है, कल फैसल को खुद मिलकर जिनजादी से वो कसम तोड़नी होगी और उसके बाद से ही इसके ऊपर से ये सारे असर उतर जाएंगे। उसके बाद मौलवी साहब, मैं और फैसल की अम्मी अब्बू, हम सभी लोग उसी मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पे अक्सर फैसल उस जिनजादी से मिलता था। मौलवी साहब ने वहां पे एक गोला पार दिया होता है और उसके अंदर फैसल को खड़ा कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो जिनजादी चाह कर भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मौलवी साहब फैसल से कहते हैं जैसे ही वो तुम्हारे सामने आएगी तुम उससे कसम तोड़ देना। लेकिन उस जिनजादी के आते ही सब कुछ बदल सा जाता है। फैसल और मौलवी के अलावा हम में से कोई भी उसको नहीं देख पा रहा होता है। मौलवी साहब बहुत ही तेज़ दुआ पढ़ रहे होते हैं और फैसल उसको देखते ही रोने लगता है और उससे कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और मौलवी साहब उतनी ही तेज़ दुआ पढ़ते रहते हैं। मेरे तो मानो जैसे पैर ही जम चुके थे। ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस किया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही होती है उस टाइम। लेकिन फैसल अपनी कसम तोड़ देता है। फैसल की कसम तोड़ते ही सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होने लगता है। फैसल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। हम सब उसको उठाकर घर पे लेके आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके फैसल की हेल्थ भी ठीक होने लगती है और इस बात को आज पूरे 13 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी जब मैं उस मैदान के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कल की ही तो बात है और अब फैसल भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगा था। ये थी एक स्टोरी जिनजादी से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई ऐसी हॉरिबल इंसिडेंट्स की स्टोरी हुई होगी तो आप मुझे शेयर कर सकते हो ईमेल या इंस्टा पे। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर आप चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए।